नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा का जो बिंदु हमने उठाया है उसमें मुख्य चीज़ है छात्र राजनीति। इन बड़े मुद्दे पर आज भले ही कहीं चर्चा न हो रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आज के समय में छात्र राजनीति पर बात करना, उसकी दशा दिशा, उसकी गुणवत्ता, उसके कारक, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे शिव कुमार जी हैं और जुझारू कर्मठ समाजवादी सोच वाले नेता कुंवर सुरेश जी। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आपको मुखातिब कराते हैं शिव कुमार सिंह जी से और कुंवर सुरेश सिंह जी से। कुंवर जी, मैं फिर से आपसे बात करता हूं कि छात्र राजनीति, जिससे आप बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, वो छात्र राजनीति आप लोग, आपके दिमाग में उस छात्र राजनीति को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है, और आज जो छात्र राजनीति है भी कि नहीं है, इस पर आप क्या कहते हैं? आज छात्र राजनीति नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो अंतिम सांस ले रही है। और मैं समझता हूँ कि जो इसमें सरकार मौजूदा है उसका विशेष रोल है छात्र संघों की राजनीति और छात्रों की राजनीति को ख़त्म करने का। हम लोग जब राजनीति करते थे उस समय हमको याद है कि इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में हर जगह छात्र संघ हुआ करता था। और छात्र संघ जैसे विश्वविद्यालय का छात्र नेता जो भी होता था या कोई पार्टी हो, उसका हर देश के हर इशू पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती थी। चौराहे पर भाषण होता था कि देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उस पर अपनी वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता था, सड़क पर करता था। बहुत सारे कहीं भी देश में अत्याचार अनाचार हो जाए, इस शहर में हो जाए, हमको याद है कि और यहीं गोली कांड एक हुआ था जिसमें 2 छात्र मर गए थे और पूरा बनारस का चप्पा चप्पा बंद हो गया। अब मुझको याद है कि उसके बाद जुलूस कभी निकला नहीं होगा। उन छात्रों को मुआवजा दिलाया गया और उनकी लड़ाई लड़ा गया। तो एक वैचारिकी थी, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, कांग्रेस हो, यूएन सभा हो, तो हर दल के संगठन के जो यूथ विंग थी वहाँ राजनीति करती थी, अपने विचारों को लड़कों में फैलाती थी और देश के हर सवाल पे, ये नहीं कि लोकल सवाल पे जी, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी और जरूरत पड़ने पर सड़क पर लड़ती थी। आज सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। छात्र संघों का, अब देखिए कहीं छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा, तो छात्र राजनीति खत्म करने में सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो छात्र राजनीति को खत्म कर देना चाहती है। आपने बहुत सही कहा। इस मुद्दे पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये जो छात्र राजनीति में, जैसा कि कुंवर साहब ने अभी बताया कि सरकार इसके लिए दोषी है, आपको क्या लगता है कि केवल एक प्रमुख कारण सरकार ही है? क्या सोचते हैं? छात्र राजनीति में जो गिरावट आई है उसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ठीक है, नहीं ये तो सही है कि जो भी सरकारें इस देश में रही हैं उन सारे लोगों का रुख छात्र संघ को समाप्त करने का रहा है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आया जिसको समझना भी बहुत जरूरी है आज के समय में। हम लोग उस समय से राजनीति की चर्चा करते हैं, उस समय में थे जब विरोध पक्ष कांग्रेस के खिलाफ यूनिटी करता था और लड़ता था समूचा विरोध, आज़ादी के बाद से लेके सन 74 तक।
और उस समय जो विपक्ष था उसमें लड़ने की ईमानदारी थी और उसमें वैचारिक स्तर पर संगठन के अंदर भी लोग रहते थे, लड़ाई भी उस स्तर पे होती थी। तो हम लोग उस दिमाग से विद्यार्थी राजनीति में रहे, वही स्वभाव, वही कारण, वही लोग मिल जाते थे, एक संगठन रहता था और वैचारिक स्तर पे हम लोग लड़ाई को लड़ते थे। ये बहुत समझने की बात है और इस बात को बारीकी से मैं इसलिए कहता हूँ कि आज के विद्यार्थी राजनीति को जब आप देखेंगे तो उस पहलू को आप माइनस मत करके चलिए, क्योंकि वो पहलू सबसे मजबूत रहा है। और जब जनता पार्टी की सरकार आई बेसिकली, तो जनता पार्टी के सरकार के समय से ही हम लोगों की सरकार थी और हम लोग उसमें काफ़ी योगदान भी रहा, तो उस समय से ही विद्यार्थी राजनीति पर खतरा मंडराने लगा। जो लड़ने का, संघर्ष करने का और समूचे मुद्दों पर लड़ने का, संघर्ष करने का जो तेवर रहता था वो धीरे धीरे समाप्त होगा गया, क्योंकि सत्ता आ गई। अब आप सोचिए 80 के बाद का देखिए उठा के आप, ये तो 80 के पहले का सीन था, लेकिन 80 के बाद का उठा के अगर आप सीन देखेंगे तो 80, 81, 82 जो भी आप कहिए, इतने ही तक उस समय के 74 के पहले के जो विद्यार्थी नेता थे, जो विद्यार्थी राजनीति में आए हुए थे, वो करीब करीब समाप्ति की ओर थे उस समय। और जो पीढ़ी आ रही है वो वैचारिक स्तर पर भी किसी पार्टी से संपर्क नहीं था और उसके कुछ ही दिन बाद छात्र संघों का मामला भंग करना शुरू हो गया, लिंगदो कमेटी आ गई, ये बना दी गई, लेकिन उस समय भी हम लोगों की भी सरकार थी, किसी ने भी इस सवाल पर नहीं उठाया कि लिंग 2 का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या है। वो सीधे सीधे विद्यार्थी राजनीति छात्र संघ का चुनाव न हो, वो सारी व्यवस्था उसमें तैयार थी। उससे ठीक हट के दूसरी बात आप सोचिए कि उस लिंग 2 कमेटी के खिलाफ लड़ने वालों की जो शक्ति थी वो भी करीब करीब खत्म हो चुकी थी। वो नया जनरेशन उसमें आ रहा था, वो यही सोचता था कि ये किसी तरह से चुनाव हो जाए, चाहे हम 25 वर्ष को, चाहे 30 वर्ष को, चाहे ये नियम कानून इसी के तहत चुनाव हो जाए। और लोगों ने उसको मांगा, धीरे धीरे छात्र संघ समाप्त होता गया। हमारा उसमें कहना बिल्कुल दूसरी बात है। जो भी सरकारें रही, इन सब लोगों ने बारीकी से छात्र संघ को समाप्त किया है। वो चाहे हमारी सरकार रहा हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, इन सब लोगों ने किया है। और आज यही कारण है कि समूचे विद्यार्थी राजनीति के समाप्त होने के बाद, और इसलिए किया गया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मंशा थी, बहुत बड़ी साजिश थी कि अगर विद्यार्थी राजनीति जिंदा रहेगा तो वो चाहे आपकी सरकार हो और चाहे हमारी सरकार हो, जब भी कोई गलत काम होगा, जब भी इशू कोई देश में उठेगा जो लोगों के हित में होगा, तो विद्यार्थी राजनीति करने वाले लोग, छात्र संघों के लोग उसमें कूद जाएंगे देश स्तर पर। और ऐसा हुआ है और यही कारण रहा है 74 के आंदोलन का भी अगर उठा के आप देखेंगे तो वहाँ कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। वो एक लोगों में डर पैदा हुआ और वो डर सरकारों के मन में बैठे हुए लोगों के मन में भी था और बाकी दलों के मन में भी था कि ये तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विद्यार्थी राजनीति में खड़ा होने वाले लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, वहाँ कोई पैसे का सवाल नहीं था। हम हर गलत चीज़ों पर संघर्ष करेंगे, ये उसका नियत होता था विद्यार्थी राजनीति का। उसी को इन लोगों ने समाप्त किया। अब आज अगर हम उस पर चर्चा करें तो फिर टुकड़ों में हो जाएगा जी। विद्यार्थी राजनीति बचा ही नहीं है, आज के डेट में बचा ही नहीं। और इसलिए नहीं बचा, उसका कारण है कि जैसे दलों के अंदर आज वैचारिकी खत्म हो गई, उसी तरह छात्र संघ के अंदर भी वैचारिकी खत्म हो गई विद्यार्थी नेताओं में, इसीलिए ये बात चल नहीं पा रही। आखिर आपने सही बात उठाई कि जो 74 का आंदोलन था वो भी, उसकी शुरुआत भी छात्र आंदोलन से ही होती है। उसके बाद चंपारण में जाकर के जिस तरह से जयप्रकाश जी उसको दूसरे वे में लेकर के जाते हैं, लेकिन वो पूरा उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद छात्र आंदोलन रही है। और उसके बाद भी 80 के दशक की बात आपने की, आप लोग खुद 80 के दशक में आप खुद अध्यक्ष रहे जी। वही कह रहा हूँ कि 80 के दशक में 81 में आप वहाँ अध्यक्ष रहे और आपके, जहाँ तक मुझे याद आता है कि आपके अध्यक्ष रहने के बाद से करीब 4-5 साल बाद तक
वो जो जज्बा था छात्र राजनीति का, जो जुझारूपन था, जो मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, वैचारिकी की आप बात कर रहे हैं, वो 4-5 साल आगे तक दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो भी ख़त्म हुआ। लिंग 2 समिति आने के बाद एक छात्र परिषद नाम का एक झुंझुना भी आया, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मैं इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर हम प्रादेशिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की बात करें तो कहा ये जाता था, जो हम लोग सुनते थे, जो हम लोग समझते थे कि राजनीति की पाठशाला है छात्र संघ, वहाँ से बहुत सारे लोग, आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो है वो निकल करके गए प्रदेश से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक वो सांसद हुए, विधायक हुए, मंत्री हुए, और उनकी एक स्पष्ट विचारधारा हुआ करती थी। ऐसा क्या वो चलने लगा कि वो सारी चीज़ें एकदम से हाशिए पर आ गई और छात्र राजनीति पूरी तरह से खत्म हो गई? उसका एक कारण बहुत बड़ा था। हमने आपसे बताया ना कि जैसे समूचा विपक्ष 40 साल लड़ते लड़ते जनता पार्टी की सरकार में लोग आए तो उनमें भी परिवर्तन हो गया। तो फिर उनकी जो युवा पीढ़ी थी, जो उनके लड़ाई को, संघर्ष को देखती थी, आने वाले दिनों में लोग सोचते थे कि ये संघर्ष होगा, ये लड़ाई होगा, ये होगा, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे उन दलों का भी खत्म हो गया जिस दल के नेताओं को हम लोग मानते थे। वो भी सत्ता में अपने को बिजी होते गए। तो फिर ये जो नई पीढ़ी तैयार हुई, इसको तैयार करने वाला कौन व्यक्ति था जो इसको तैयार करेगा? ये तो हम 81 में थे, हमारे पास मनु सिन्हा आए। हाँ। आप ऐसे अगर ले लीजिए तो 83-84 तक जाते जाते वो पुरानी जो पीढ़ी थी वो सब खत्म हो गई। अब आ गई नई पीढ़ी, उसके बाद 85 में छात्र संघ चुनाव बंद हो गया। मेरा कहना है कि ये जो पीरियड था, ये पीरियड उसी पीरियड का था जो अपने संघर्ष को देखा है, जिसके दिमाग में कि संघर्ष ही हमारा काम है, तो इसलिए उस तरह का दिमाग बना हुआ था। वो दिमाग जब धीरे धीरे खत्म हो गया और छात्र संघ ऐसी स्थिति में अधिकारियों ने भी और लिंग 2 के लोगों ने भी बना दिया, दलों ने बना दिया, सरकारों ने बना दिया कि उसमें उसके प्रति नफरत, घृणा लोगों ने पैदा करना शुरू कर दिया। और लोग ये कहना शुरू कर दिए कि अब छात्र संघों में गुंडे बदमाश आ रहे हैं। ऐसा नहीं था, कभी नहीं आया। कभी यूनिवर्सिटियों में देखिए उठा के आप किसी भी गुंडे बदमाश को विद्यार्थी स्वीकार नहीं करता था। और उसका सबसे बड़ा कारण जो समाज में पड़ा है उसको भी आप जान लीजिए। हाँ। ये शहर बनारस है। एक समय में यहाँ मान्यता था कि हर गलियों में अपने अपने इलाके का सबसे बड़ा गुंडा रहता था। इसमें कहीं कोई मोदी आ गए हैं तो चाहे जो लोग कह लें, लेकिन इसकी खूबसूरती भी गलियों की ही खूबसूरती थी। गंगा घाट के किनारे विद्यार्थी राजनीति जब जिंदा थी तो फिर इस शहर का विद्यार्थी भी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पढ़ा करता था, हर गली मोहल्ले का। और अगर उसके घर पे कोई घटना हो गई, कोई अन्याय उसके साथ हो रहा है, थाना हो, पुलिस हो, सिपाही हो, कोई कर रहा हो, गुंडा बदमाश कर रहा हो, तो विद्यार्थी राजनीति को लोग वहाँ खड़ा हो जाते थे, क्योंकि वो मेरा परिवार था। ये लगाव था। और ये लगाव ऐसे नहीं था, क्योंकि वो सोच था कि हमें इस समाज में रहने वाले लोगों को समता मूलक समाज को बनाने का रास्ता तय करना पड़ेगा, सबको साथ लेके। तो इसलिए बनारस के गलियों में गुंडागर्दी भी बंद हो गई थी। और कभी भी सड़क पर कोई गुंडा बदमाश अगर दिखाई दे तो उसके खिलाफ जंग के आंदोलन होता था, लड़ाई होता था, मंचों पर लोग बोलते थे। और इसीलिए बनारस का व्यापार, बनारस के लोग सुरक्षित रहे, पले फले फूले। ये उसका दूसरा रूप था। लेकिन उन बातों को माइनस करके खासकर इस शहर के बुद्धिजीवियों ने, पढ़े लिखे लोगों ने छात्र संघों पर हमला शुरू कर दिया जब वो छात्र संघ बंद हुआ। ये साबित करने की कोशिश की कि छात्र संघ का मतलब गुंडा बदमाश उस पर बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं था। और आज मैं यही लोगों से कहता हूँ कि अगर वो ऐसा समय था जिसको आप इस रूप में देखते हो, तो फिर आज जो समय आपके सामने समाज का है, जरा उस समय को बताओ और उसके बारे में चर्चा मत करो। आप आज क्यों कहते हो कि छात्र संघ होना चाहिए? आज पहली बार मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का क्लर्क से लेकर वाइस चांसलर तक, जब तक उसको पैसा नहीं मिलता उस फाइल पर सिग्नेचर नहीं होता।
और दुर्भाग्य है एक बात का कि पहले देश के बड़े विद्वान विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर कुलपति बना के भेजे जाते थे। आज अमित शाह जैसे अदना आदमी जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, सरकार का कोई मतलब नहीं, वो वाइस चांसलर बनाता है यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का, आईआईटी का। तो जैसा उसका सोच है, जिस हिसाब का सोच है उस हिसाब से व्यक्ति को उसने बैठा दिया और अपनी शाखा चलवाता है। शिक्षा अगर जिंदा रहेगा, शिक्षा जगत जिंदा रहेगा, शिक्षा जगत में लोग रहे थे तो उस पर अंगुली उठाएंगे, लेकिन जब लोग रहेंगे ही नहीं तो फिर अंगुली कौन उठाएगा? ये वही कर रहे हैं। एक चीज कुंवर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा शिव कुमार भाई ने अभी बताया कि जब 74 के बाद की स्थिति में लोग 77 में जब आप सत्ता में आ गए जनता पार्टी के रूप में, तो उसके बाद से छात्र संघों का, छात्र राजनीति का प्रभाव शुरू हुआ। तो क्या ये माना जाए कि पूरी तरह से राजनीति, बड़ों की राजनीति हो या छात्र राजनीति हो, इसको बर्बाद करने का, इसको हाशिए पर ले जाने का, वैचारिकी को ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण क्या सत्ता सुख है? नहीं, आपकी बात सही है। और देखिए, ये जो 74 का आंदोलन शुरू हुआ वो गुजरात से शुरू हुआ। हाँ। केवल मेस में 4 आना जो है वो बढ़ गया था रेट खाने का, और लड़कों ने आंदोलन किया और जयप्रकाश जी वहाँ गए। हाँ। और फिर इसी आधार पर बिहार में शुरू हुआ। तो छात्रों की राजनीति ने ही देश में सत्ता परिवर्तन किया। पहली बार इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ वो छात्रों के चलते हुआ। अगर छात्र आंदोलन न शुरू हुए होते गुजरात और बिहार में, तो शायद इस देश में परिवर्तन नहीं हुआ होता। एक बात सही है कि हमारे ही बीच के नेता जो हमारे आदर्श थे, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जब वो सत्ता में आए तो खुद हमको वो जो है आंदोलन करने से रोकने लगे। ये बात सही है, क्योंकि उनको लगा कि ये लोग जो कर इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिए, वो हमारी सत्ता को भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। हाँ। दूसरी बात देखिए, बात चल रही थी यहाँ, तो चूँकि हम लोग बनारस के, तो वो बनारस की छात्र राजनीति से बहुत लगाव रहा है। हमें लगता है, मैं सोचता हूँ कि छात्र संघ की क्या हैसियत होती थी जी। मैं हैसियत की बात कर रहा हूँ। किसी भी संगठन का, छात्र संगठन का नेता हो, वो अध्यक्ष, मंत्री या पार्टी का पदाधिकारी होता था, तो सीधे यहाँ जितने प्रेसिडेंट हुए, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग अपने दल के शीर्ष का जो नेतृत्व होता था उसके नज़दीक पहुँच जाते थे और शीर्ष नेतृत्व जो है उनको महत्व देता था। और इसी के कारण जो है बहुत सारे लोग, चाहे वो मोहन प्रकाश हो, मनोज सिन्हा हो, शिव कुमार सिंह हो, ये तमाम लोग, सुभाष त्रिपाठी हो, राजेश मिश्रा हो, ये सब लोग देश की राजनीति में ड्यू टू छात्र संघ की राजनीति के चलते, और विश्वविद्यालय का कितना महत्व था, मैं समझता हूँ कि डीएम ओम की हैसियत नहीं होती थी कि बेतु छात्र संघ के अध्यक्ष से टकराने की कोशिश की। तो मतलब लड़ने की प्रवृत्ति थी केवल जो है, इसलिए कि उतना संघर्ष करते थे देश के किसी भी मुद्दे पर या लोकल अन्याय के मुद्दे पर कि पूरा प्रशासन और देश में जिस दल के नेता होते थे उनकी निगाह में उनका महत्व बढ़ जाता होता था। हमने एक बात और कहा, गुंडों वाली बात। बनारस में गुंडे बहुत रहे होंगे थे, लेकिन किसी छात्र नेता से किसी गुंडे की टकराने की हिम्मत नहीं होती थी। और विश्वविद्यालय में बहुत सारे गुंडे चुनाव लड़े, प्रशासन के साथ पर लड़े, वाइस चांसलर के साथ पर लड़े, लेकिन कोई गुंडा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं जीत पाया। ठीक बात कह रहे हैं आप। शिव कुमार जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जैसे लोग, मैंने पर्टिकुलर, मैं शिव कुमार सिंह की ही बात नहीं कर रहा हूँ, छात्र राजनीति से निकले हुए लोग सत्ता तक, केंद्रीय सत्ता तक पहुँच गए,
और उसके बाद उन्हीं लोगों को डर लगने लगा कि हमारी एक जो अगली पीढ़ी आएगी ये अगर इसी तरह से वैचारिकी जिस तरह से हम लोग छात्र राजनीति से कॉलेज से लेकर के केंद्र तक पहुँचे हैं, तो वो अगर वैसे ही लोग आएंगे तो हमारा अपना भविष्य गड़बड़ा जाएगा, हमारी अपनी राजनीति डगमगा जाएगी। क्या ऐसी सोच हो गई थी? नहीं, वो कहे ना, वो एक आप उदाहरण सूरज जी ने दिया जी कि 74 का आंदोलन बहुत बड़ा बात था, हाँ, विद्यार्थियों का, और वो इतनी बड़ी संख्या में इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसको उखाड़ के फेंकवा दिया जी। ये डर तो लोगों में बैठा, ये किसी राजनीतिक दल के चलते नहीं हुआ, लड़ाई तो उन्हीं लोगों ने की। हाँ, तो फिर ये बात तो लोगों के दिमाग में बैठ गई कि अगर विद्यार्थी राजनीति फिर जिंदा हो गई और रहेगी तो मेरे खिलाफ भी लोग लड़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं था। तो वो परिस्थिति तो थी, उसमें कहीं दो राय नहीं थी, किसी सबके दिमाग में ये बात थी। मेरा कहना उससे अलग है। मैं फिर भी ये बात को स्वीकार करते हुए भी ये बात कह रहा हूँ कि उसको आगे तक ले चलने में भी हम लोग भी थोड़ा सा शिथिल हो गए। जो दलों की सरकारों में और संसदीय राजनीति में जो हम लोग पढ़ना शुरू हुए, तो फिर विद्यार्थी राजनीति वहाँ से हम लोगों का भी छूट गया। उसके कारण हम लोग भी रहे हैं, ये नहीं कि हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, हम लोग भी रहे हैं। लेकिन अब आज की डेट में जो परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति में जब तक लिंग 2 कमेटी को समाप्त नहीं किया जाएगा और स्वतंत्र रूप से चुनाव छात्र संघों का नहीं होगा, तो फिर एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए भी आपको समय चाहिए। वो उसमें अभी कोई परिवर्तन हुआ नहीं, अभी कोई रास्ता उसमें बना नहीं, अभी कोई सरकार उस लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब भी उनसे कोई बात होती है तो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी को बनाया है। ठीक है, लेकिन सरकार ये प्रयत्न कर सकती है। बहुत सारे कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आदेश ऐसे जारी किए जिसको कि संसद ने उसको पलट दिया। मैं वही कर रहा हूँ कि वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर डर हाँ है। ये डर है कि ये फिर राजनीति में देखिए 2 बातें हैं, आप नीचे समझिए। जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का बढ़ावा हुआ, हाँ, राष्ट्रीय सोच में कमी आई, तो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो लोग भी विधानसभा लोकसभा में पहुंचते रहे वो सड़कों वाले लोग थे। यानी कहना नहीं चाहिए, सब राजनीति में करने का जाने का सबको अधिकार है, लेकिन उनकी सोच इस रास्ते में डेवलप नहीं थी। वो दलों के अंदर क्या हो रहा है उससे उनका मतलब रहता था, कैसे हम लोकसभा विधानसभा पहुंचेंगे, ये उनका काम होता था। तो इसलिए टायर सिलने वाला भी विधानसभा पहुंच गया, लोकसभा पहुंच गया। लेकिन विद्यार्थी राजनीति के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए थी, जो सोच लोगों की होनी चाहिए थी, वो समाप्त हो गई। और आज दुर्भाग्य है के साथ भी कहना पड़ रहा है कि भविष्य में आने वाले दिनों में क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता हूँ। क्या फिर से हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि वो पुराने दिन लौटेंगे? बिल्कुल, आशा तो रखना ही चाहिए। कल के दिन कौन सी परिस्थिति पैदा हो जाए, और अब ये बात विद्यार्थी राजनीति से हट के होगी तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति आज पैदा हो रही है वो सन 74-75 से भी बदतर स्थिति है, बदतर स्थिति जिसको मैं कहूँ। हिंदुस्तान की राजनीति में या हिंदुस्तान की सरकारों में कभी भी ये परिस्थिति नहीं आई। 74-75 में भी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया तो ये स्थिति उस समय नहीं थी जो स्थिति आज है। अगर हम छोड़ दीजिए देश को, देश का सबसे बड़ा आदमी, देश का प्रधानमंत्री बनारस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, और इसी यूनिवर्सिटी में 48 घंटे लड़कियां रोड पर बैठी रही, आंदोलन करती नहीं जी। और इस शहर का सांसद इसी बनारस में रहा, उसने रास्ता चेंज कर दिया और वहां नहीं गया एक शब्द भी। और जब से वो प्रधानमंत्री होके आए हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पूरा शैक्षणिक वातावरण समाप्त हो चुका है। दलाली से लेकर पैसा कमाने का काम अपने जोरों पर है। ये है इनके समय में शिक्षा का आदर्श। हम जल्दी आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आज की तारीख में हमने बातचीत शुरू की थी विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति से,
आज विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है कि वहाँ छात्र संघ भी नहीं है, कर्मचारी संघ भी नहीं है, अध्यापक संघ भी नहीं है। तो मतलब पूरी तरह से प्रशासन को कुलपति और उनके आसपास के लोग, उनकी जो किचन कैबिनेट है, उन लोगों को पूरी छूट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई हम अगर छोटी सी बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ही, आज से कुछ साल पहलों तक ये माना जाता था कि बनारस में अगर कहीं हरितिमा नहीं है तो विश्वविद्यालय में दिखाई देगी। आज वही विश्वविद्यालय लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई हो रही है और बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। घपला घोटाला के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। घपला घोटाला जिस तरह से जिस तरह से हो रहा है, वो भी, उस पर भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आपने 17-18 की बात की, शायद 16-17 में ये घटना हुई थी जो विश्वविद्यालय धरना पर बैठी थी। अभी इसी पिछले ही साल नवंबर में जो घटना हुई, कैंपस के भीतर कुछ लोग आकर के आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर गैंग रेप करते हैं और सब कुछ जानते हुए 2 महीने तक उन रेपिस्ट को पूरे देश भर में घूम घूम करके चुनाव प्रचार करने की छूट मिल जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से मौन रहता है। आखिर इसका कोई तो काट होगा। हम किस तरह से उसको फिर से उस शक्ति को, हमारी जो आज की तारीख में आप लोग जब की बात कर रहे हैं उससे और आज की तारीख में भारतवर्ष युवाओं का देश हो गया है और उस देश में युवाओं की आवाज ही नहीं दिखाई दे रही। ये छात्र संघ इसीलिए था कि छात्र संघ के चलते छात्र एक रहा करते थे और हर इशू पर लड़ा करते थे। और आप याद करिएगा तो बीएचयू में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी और पुलिस की एंट्री भी नहीं थी कि बिना वाइस चांसलर के मर्जी के पुलिस जो है बीएचयू गेट के अंदर घुस जाए। आज पुलिस प्रशासन उसका बिल्कुल मालिक है और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतनी बड़ी घटना घटी, जिस घटना की आपने चर्चा किया है, वो भी बाहरी लोग जो विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के कौन सा सेल है उसके बड़े नेता थे आईटी और जाके आईटी सेल के और जाके विश्वविद्यालय के अंदर बलात्कार करते हैं। केवल इतना ही नहीं है, ये साबित करता है कि वो लड़के पहले भी इस तरह की हरकत करके सफल हुए होंगे, तब वो विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह की घटना किए और ये सरकार उन लोगों को पूरी तरीके से बचाती रही। आज कोई चर्चा नहीं होती। ये काम अगर किसी विपक्षी दल के नौजवान ने कर दिया होता तो बुलडोजर चल गया होता। बुलडोजर भी जो है दल जाति धर्म देख के चल रहा है। आज स्थिति ये है। तो छात्र संघों का खत्म होना और छात्र राजनीति का गिरना ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। छात्र जैसे लड़ता है कभी विशेष मौके पर, जैसे पर्चा लीक आउट हो गया तो उनको लगा कि मेरा निजी भविष्य जो है खतरे में हो गया, इसलिए वो इकट्ठे हो गए। वरना जो देश के सवाल पर, वो अपने सवाल पर लड़ने गए, देश के सवाल पर छात्र नहीं लड़ रहा। आज जो देश की हालत है, तो हम समझते हैं कि आपातकाल तो इंदिरा गांधी ने कह के लगाया, ये तो आपातकाल से भी बदतर स्थिति है। तो बहुत खतरा है देश के सामने, बहुत बड़ा खतरा है। और हमको आश्चर्य उन लोगों से, शिकायत उन लोगों से है जो पढ़े लिखे लोग हैं। जब वो इस गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, हमको आश्चर्य होता है कि क्या हो गया देश के बुद्धिजीवियों को। और देश की इस हालत के लिए मैं समझता हूँ कि बुद्धिजीवी ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि आम आदमी को वही मैसेज देता है जो आदमी सड़क पर रिक्शा चलाता है, उसको क्या पता है। ठीक बात कह रहे हैं। और छात्र जो है वो पहले देखिए, हमको याद है बाढ़ आती थी तो कुछ भी होता था, छात्र संघ जो है और सारे नेता जो है बाढ़ में दौड़ करके काम करते थे, लोगों की मदद करना छात्र नेताओं की आदत में था। संकट किसी प्रकार का हो,
किसी व्यक्ति का पर हो, किसी गुंडे का हो, या प्राकृतिक कोई आपदा हो, छात्र नेता व छात्र हमेशा उसमें खड़े रहते थे। आज कोई दिखाई पड़ने वाला नहीं। माने जो कहना चाह रहे हैं कि छात्र राजनीति से निकला हुआ जो भी छात्र प्रतिनिधि रहा हो, या वो बाद में आकर के देश की राजनीति में अपनी भागीदारी दे रहा हो, ये कड़ी टूटना जिस वक्त से ये कड़ी टूटी है, शायद ये मान लिया जाए कि देश में लोकतंत्र लगातार कमजोर होता चला गया है। और आज अब वो स्थिति शायद सर से ऊपर पानी जा चुका है, और जो डिक्टेटरशिप आपको दिखाई दे रही है, वो उसकी शुरुआत, उसको हम कहीं जोड़ सकते हैं छात्र राजनीति के खात्मे से और वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं देश के, उससे। तो सही बात है। अगर छात्र राजनीति होती आए, छात्र संघ होते, तो शायद इतनी तानाशाही देश में नहीं हो पाती जो आज हो रही है। और तमाम घटना हम देख ही रहे हैं कि सारे विपक्ष, कल केजरीवाल को बंद कर दिया, तमाम लोगों को जेलों में बंद करके जो सारे भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में चले जा रहे हैं, अजीत पवार हो, फलाने हो, ढिकाने हो, सब दूध के धुले हो जा रहे हैं। ये चुनाव को एन केन प्रकार से ये जीतना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था कि हम लोग शायद विषयांतर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम करें सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल आज हैं, वो भी छात्र राजनीति से आए, और वही लोग आज कुछ बोल भी ले रहे हैं सत्ता में रह करके या सत्ता के बाहर रह करके भी, जो छात्र राजनीति से आए। मैं ऐसे इसको कह रहा हूँ कि सत्यपाल मलिक कहते हैं ना कि 24 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, और क्या परिस्थितियाँ रही मेरे साथ। तो मैं ये कहना चाहूँ कि छात्र राजनीति ही जो है इस देश को का लोकतंत्र बचा सकता है, इस देश को बचा सकता है। इसलिए छात्र राजनीति का जिंदा होना इस देश में बहुत अनिवार्य और जरूरी है। ये आपने कहा कि छात्र राजनीति का जिंदा होना इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। वो छात्र राजनीति आखिर कैसे जिंदा होगी, ये आप बताएं तो। देखिए, परिस्थितियां जो पैदा होती जाती हैं, उसी में से रास्ता निकलता है। हम लोग उत्साहित रहने वाले व्यक्ति हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में परिस्थितियां बन रही हैं, वो बनेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि छात्र संघ का चुनाव अनिवार्य हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सवाल एक उस विचारधारा के लोग, उस तरह के लोग पहुँचे हैं, और वो एक समय आया था जिसकी चर्चा हम लोग नहीं किए जी। और जो बात आप कह रहे हैं उसी पर मैं कह रहा हूँ कि वो समय एक आया था जब कन्हैया जैसे लोग जेएनयू यूनिवर्सिटी से निकले और ये घटना उनके साथ हो गई। उस समय भी मैंने कई लोगों को फ़ोन किया, ये इसी पर्पस में, यहीं बैठ के मैं फ़ोन किया कई लोगों को कि कन्हैया को ये चाहिए कि दलों के परिधि से अलग हट के जेएनयू छात्र संघ के व्यक्ति के हिसाब से समूचे देश के पुराने और नए विद्यार्थी नेताओं को एक जगह बैठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों बाद समूचे देश के जहाँ छात्र संघ नहीं है, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, महिलाओं का स्कूल, कॉलेज, देश भर में, महाराष्ट्र से लेकर साउथ तक सब लोग उस आंदोलन के साथ जुड़ गए। हर जगह धरना प्रदर्शन, घेराव प्रदर्शन हो रहा था। उस समय हमारी इच्छा जरूर थी कि हम कई जगह से, मेरा कन्हैया से कोई परिचय नहीं था, बहुत बात का आदमी है वो, लड़का है, लेकिन मैंने लोगों से कहा, उनके दल में भी लोगों से कहा कि आप कम से कम ये तो करा दीजिए कि समूचे देश में विद्यार्थी राजनीति फिर जिंदा हो जाए, और कन्हैया से कहिए कि सारे लोगों को इनवाइट करें और हम सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ, और वो जो उभार था विद्यार्थी राजनीति का, वो पुनः राजनीति को स्थापित कर देता, विद्यार्थी राजनीति को, ये मेरा मानना था। लेकिन अब विभाग का ये नहीं हो पाया। फिर आने वाला समय कभी होगा, वो तो चलेगा, वो तो जिस हिसाब से सरकारें चल रही है उसमें वो रास्ता निकलेगा, वो लोग बढ़ेंगे, क्योंकि फीस से लेके कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बड़ी ना हो, जो कष्टदायक ना हो। और देने में भी आज विद्यार्थी समर्थ उनके घर के लोग नहीं हैं,
तो इसलिए ये परिस्थितियां बन रही हैं। अब देखिए कब रास्ता बनता हाँ, है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में न तो उस स्तर की फैकल्टी रह गई है, हम एडमिशन का प्रोसेस एकदम से चेंज हो चुका है। फीस की आपने बात की, फीस शायद कई गुना। हम लोग तो उसकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग जिन परिस्थितियों में यूनिवर्सिटी में थे उससे, और आज तो जैसे लगता है कि उस समय ये स्थिति रही होगी तो हम लोग होती तो हम लोग शायद पढ़ ही नहीं पाते। नहीं पढ़ पाते, सच बात है। केवल उतना ही नहीं, फीस जो हायर एजुकेशन के लिए टेक्स्ट चाहिए वो विश्वविद्यालय खुद उपलब्ध कराया करता था। विश्वविद्यालय में सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा डेलीगेसी की लाइब्रेरी हुआ करती थी, और पूरे शहर में अलग अलग डेलीगेसी जो आपका था उसके अनुसार शहर के चारों तरफ एक एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। और बच्चों को रोज शाम को भी यूनिवर्सिटी से घर लौटने के बाद फिर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वो उस लाइब्रेरी में जाकर के उसका उपयोग करते थे। अब तो वो पढ़ने पढ़ाने का माहौल भी एकदम से ख़त्म हो चुका है, वो लाइब्रेरी भी सारी बंद हो चुकी है। फीस की बात आपने की ही, उसके अलावा भी जो रिसर्चर्स थे, हम चाहे वो साइंस फैकल्टी के हों, आर्ट्स फैकल्टी के हों, सोशल साइंस के हों, लॉ के हों, कहीं के भी लड़के रहे हों, उनको जो चीज़ें मिलती थी, जहाँ उनको थोड़ी सी भी दिक्कत होती थी वो अपनी आवाज़ उठाते थे, और लोगों को लगता था कि केवल एक क्लास का मामला नहीं है, ये इसने मुद्दे को उठाया है तो ये बहुत जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो पूरा छात्र संघ उसके पीछे खड़ा होगा। छात्र संघ एक ऑडिटर का भी काम किया करता था। पूरे विश्वविद्यालय की जो लाभ, मुनाफा और नुकसान और उनका जो बैलेंस शीट वो लोग जो तैयार करते हैं उसमें भी ताक झाँक करने की उसकी, और पूरे अधिकार के साथ उस पर भी कंट्रोल होता था उनका। आज वो सारा कुछ समाप्त हो चुका है। तो हमको लगता है कि शायद आप लोग मेरे विचार से इत्तेफाक रखेंगे कि न केवल देश की राजनीति के लिए, देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, बल्कि पढ़ाई के लिए और लड़ाई के लिए, दोनों के लिए छात्र राजनीति, छात्र समूह का होना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात हम अंतिम कहना चाहते हैं जी, एक अपील के तौर पर, कि उन लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, जितने दल के लोग हैं वो अपने दल में जो छात्र संगठन उनका है, और जो उनके जितने छात्र संगठन है सबको वो प्रोत्साहित करें, उनको लड़ने के लिए प्रेरित करें। और ये मैं हट के एक बात कह रहा हूँ कि जैसे इंडिया गठबंधन ने पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान किया, तो ठीक उसी तरीके से ऐलान करना चाहिए इंडिया गठबंधन को, क्योंकि एनडीए गठबंधन से तो हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन इंडिया गठबंधन को ऐलान करना चाहिए कि अगर मेरी सरकार आई तो हम देश भर में छात्र संघों की बहाली करेंगे और पुराने स्वरूप में करेंगे। मेरा एक अपील है इस इंडिया गठबंधन से और तमाम दल के लोगों से कि जो है छात्र नेताओं को तरजीह दे, उनका मनोबल बढ़ाएं और छात्र संघों में जो लड़के लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं। निश्चित तौर पर सुरेश जी आपका, शिवकुमार जी आपका, आप दोनों लोगों ने इस चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को भी शामिल किया है। अब कंक्लूज़न के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे वो भाषा की लड़ाई हो, चाहे वो शिक्षा की लड़ाई हो, चाहे रोजगार की लड़ाई हो, चाहे महंगाई की लड़ाई हो, जो छात्र राजनीति से निकला हुआ युवा होता था और वो उसके अंदर एक जोश और जज्बा भी होता था, और जो कुछ भी दिखाई देता था, सामाजिक सरोकारों में उसका बहुत बड़ा विश्वास होता था, वो विश्वास टूटता हुआ जो दिखाई दे रहा है। इन सभी राजनीतिक पार्टियों को निश्चित तौर पर आज की तारीख में अगर सबसे ज़रूरी काम है तो उस छात्र राजनीति को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, छात्र संघों को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
आप लोग हमारे साथ आए, अपना समय दिया आपने हमारे दर्शकों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मित्रों, आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करेंगे। हम फिर मिलेंगे इस तरह के मुद्दों के साथ, आपसे रूबरू होते रहेंगे लगातार। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।